अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम अपना केमिस्ट्री 10th क्लास का जो है फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट दोबारा से कंटिन्यू करने लगे हैं। तो अब पिछले चैप्टर हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है, कि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। सही हो गया। तो उसके अलावा एंड पे हमने स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी बात की थी। यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो रिवाइज़ करवाती जाऊँ कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो आपके पास रिवर्स रिएक्शन होता है और जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो दोनों सेम रेट पे कंटिन्यूड रहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि देखें अब यहाँ पे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है आपके पास। तो अगर ये दोनों रिएक्शंस अगर सेम रेट पे कंटिन्यू रहेंगे, दैट इज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जैसे देखें आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन, ठीक है। इन दोनों के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं HI के, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के। अब ये तो था एक तरफ का रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन। अब अगर रिवर्स रिएक्शन की मैं बात करूं तो उसमें क्या होगा कि जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट है ना HI, ये यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट काम करेगी और फिर ये दो प्रोडक्ट्स बनाएगी, और वो दो प्रोडक्ट्स असल में क्या होंगी, वही जो आपके पास पिछले रिएक्शन में आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट थे ना, वही आपके पास रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बन जाएंगी। इसी तरह जो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट बनी थी वो रिवर्स रिएक्शन में आपके पास रिएक्टेंट के तौर पे काम करेगी, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों को हम इकट्ठा करके लिखें तो यहाँ पे देखें H2 + I2, और फिर यहाँ पे ये जो आपके पास साइन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का है, यानी कि एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और एक रिवर्स रिएक्शन होगा, और आपके पास प्रोडक्ट बन गई दो मॉलिक्यूल बन गई किसके, हाइड्रोजन आयोडाइड के, ठीक है। अच्छा जी, अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास डिफरेंस आ जाता होता है कि आपने डिफरेंस बताना है किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का। तो देखें सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन हो और वो मिलके प्रोडक्ट्स बना दें, तो ये आपके पास है फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह इसका ऑपोजिट होगा रिवर्स रिएक्शन, क्या कि प्रोडक्ट्स रिएक्ट करेंगी और वो रिएक्टेंट्स बना देंगी, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसे अब हमने ऊपर पढ़ा ना कि लेफ़्ट टू राइट जो है ये रहा कि लेफ़्ट, ये आपकी लेफ़्ट साइड है और फिर ये लेफ़्ट टू राइट एक्ट कर रहा है। इसी तरह जो आपके पास रिवर्स रिएक्शन है वो राइट टू लेफ़्ट, यानी कि प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट बना रही हैं। इसी तरह जब रिएक्शन कोई भी स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शन, तो उसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं तो वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करके ज़्यादा जल्दी जल्दी कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। और रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्टार्ट में बिगिनिंग में नेग्लिजिबल होता है, यानी कि बहुत मामूली सा होता है, बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में तो प्रोडक्ट्स ने रिएक्टेंट बनाने हैं, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो उस वक्त तो आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा है ही नहीं, तो इसलिए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। अच्छा, अब फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है ग्रेजुअली, और रिवर्स रिएक्शन वक्त गुजरने के साथ साथ स्पीड अप हो जाता है, तेज़ हो जाता है। ये तो थी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। अब अगर हम बात करें कि मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, डायनामिक इक्विलिब्रियम के, तो मैंने आपको बताया डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों जो है वो सेम रेट पे रहते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है ना, वो क्लोज सिस्टम में अचीवेबल है, यानी कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना कोई सब्सटेंस इंटर कर सके और ना कोई लीव कर सके। तो अगर कोई सिस्टम आपके पास क्लोज सिस्टम है जो अपनी इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो आपने कहना है कि हाँ इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो सकती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि कोई रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते रहते हैं सेम रेट पे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कि अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप हुआ है, तो यू विल से कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसमें जब इक्विलिब्रियम अचीव हो भी जाती है ना, तो रिएक्शन स्टॉप नहीं करता। सिर्फ क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आपस में जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बस एक्ट कर रहे होते हैं लेकिन सेम रेट के साथ, सही है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स चेंज नहीं होती और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी सेम रहती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अपीयरेंस जो हम देख सकें, जैसे कलर हो गया, डेंसिटी जो मेजर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स
और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो आपने ये नहीं कहना कि फॉरवर्ड रिएक्शन से हमने स्टार्ट करना है या फिर रिवर्स से करना है। तो इधर वेज का मतलब है कि किसी भी वे से, लाइक हम पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं या फिर पहले प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकते हैं। तो ये हम फीचर्स पढ़ रहे हैं किसके, डायनामिक इक्विलिब्रियम के। इसी तरह एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस, कि अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर दें, जैसे प्रेशर, कोई कंसनट्रेशन या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर दें या इंक्रीज़ कर दें, कम ज़्यादा कर दें, तो उसके बाद भी दोबारा से हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद हमने पढ़ना है लॉ ऑफ मैस एक्शन। लॉ ऑफ मैस एक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट लॉन्ग के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और पिछले टॉपिक में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो फिर सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अच्छा जी, अब लॉ ऑफ मैस एक्शन की हम बात करते हैं। इसमें क्या है कि गिलबर्ग एंड पी वेज, पूरा साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने 1869 में एक लॉ जो है वो प्रपोज़ किया। अब वो लॉ की क्या डेफिनेशन थी, ये आपने शॉर्ट के क्वेश्चंस के लिए कर लेनी है। ये डेफिनेशन जो मैंने हाईलाइट की है कि द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अच्छा, अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि करना क्या। देखें कि जो रेट है किसी भी सब्सटेंस के रिएक्ट करने का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास के। ठीक है, और फिर पूरा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं, जितनी भी सब्सटेंसेस यूज़ हो रही हैं, उन सब के एक्टिव मास को प्रोडक्ट ले लें, उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो जो आंसर आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। अब एक्टिव मास मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है। एक्टिव मास क्या होता है, मोलर कंसनट्रेशन होती है, यानी कि कंसनट्रेशन मोल्स के टर्म में, मोल के हिसाब से जो कंसनट्रेशन होती है ना, उसको हम कहते हैं कि ये मोलर कंसनट्रेशन है, राइट। अच्छा, अब आपने एमसीक्यू के लिए करना है कि जो मोलर कंसनट्रेशन या जो एक्टिव मास होता है ना, उसके यूनिट्स होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल और ये -3 है तो पर डेसीमीटर क्यूब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा एक बात ये कि एक्टिव मास जो होता है ना आपके पास, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इससे हम एक्सप्रेस करते हैं, इससे हम शो करते हैं। तो अब ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है किसकी, लॉ ऑफ मैस एक्शन की, जो गिलबर्ग और पी वेज ने जो है वो प्रपोज़ किया था। और फिर उसके बाद आपने एक्टिव मैस की एक डेफिनेशन लिख देनी है और फिर अब ये जो आगे डेरिवेशन चल रही है वो सारी करनी है। अच्छा, अब मैं आपको एक डेरिवेशन समझाती हूँ। इसमें असल में क्या करना है कि आपने सबसे पहले कह रहे हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन आपने अज्यूम करना है, सपोज़ करना है, कंसीडर करना है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, देखें, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे हों एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, जो अभी हम ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब देखें, ये A+B है और फिर ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये बना रहा है C+D। तो अब ये देखें, अब वो कह रहे हैं कि देखने से पता चल रहा है कि A और B आपके पास रिएक्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और फिर उसकी प्रोडक्ट्स बन जाएंगी C+D। इसी तरह अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करूँ तो उसमें C+D रिएक्टेंट के तौर पे काम करेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे A+B, यानी कि अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहा होता है। अब वो कह रहे हैं कि सपोज़ करें A, B, C और D ये मोलर कंसनट्रेशंस हैं और जैसे देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है ना, तो मैं अभी आपको बता के आई हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्टिव मैसेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक ये मैंने आपको बताई है कि इसके जो ऐसे यूनिट होते हैं वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होते हैं। सही है, अच्छा, अब फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी के। क्यों? क्योंकि इसमें ए और बी रिएक्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं ना, तो आपने फॉरवर्ड रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह देना है किसके, मोलर कंसनट्रेशन के, एक्टिव मैसेज के, इसके रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट कौन है फॉरवर्ड रिएक्शन के, ए और बी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अब जहाँ पे भी प्रोपोर्शनैलिटी होती है ना, उसको उस साइन को हटा के हमने कांस्टेंट को ही लगाना होता है, इक्वलिटी लगानी होती है। तो ये इक्वल टू साइन लग गया और इसके लिए कौन सा कांस्टेंट यूज़ किया, के एफ जो आपके पास है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। ठीक है, रेट कांस्टेंट है। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में आपने सी और डी लिख लेना है। फिर अगेन इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को कैंसिल करके इक्वलिटी की तो कोई कांस्टेंट भी लगाना ज़रूरी है, तो वो के आर लिख दिया, यानी कि रिवर्स रिएक्शन का आपके पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि के एफ़ और के आर जो हैं वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं और इनको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स भी कहते हैं। जो के एफ़ होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन का है और जो के आर है वो रिवर्स रिएक्शन का। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में देखें, हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है। तो जो ऊपर दोनों इक्वेशंस बनी थी, ये वाली और इस जैसी एक और ऊपर फॉरवर्ड रिएक्शन वाली, इन दोनों को इक्वल कर दें। फिर उसके बाद ये के आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और ये ए और बी की मोलर कंसनट्रेशन, इसके एक्टिव मैसेज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना,
यहाँ के डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि एक तरह से आपने जो है वो इनको क्रॉस वे में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखें ये जो के एफ बाई के आ रहा है, यानी कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है, उसकी जो रेशियो है, इसको मैंने कहा कि ये के सी के बराबर है। के सी क्या है आपके पास? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसकी हम वैल्यू आगे भी जाके फाइंड कर रहे होंगे। तो सिंपल ये के सी की वैल्यू कैसे आई है कि ये जो आपके पास पूरा था ना एक्सप्रेशन, के एफ बाई के आर इज़ इक्वल टू एक्टिव मैसेज ऑफ सी डी डिवाइडेड बाई एक्टिव मैसेज ऑफ ए एंड बी, इसमें आपने के एफ बाई के आर की जगह के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्या था भला, आपके पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन था, ठीक है। इसमें अगर कोई क्यूरी हो या कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो फिर यू शुड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि कोई भी आने वाली न्यू अपडेट मिस ना हो। थैंक यू।